वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशहाल होंगे। और आप सभी फ्रेंड्स के लिए मैं अपने रब से बहुत ज़्यादा दुआ कहूँ कि या इलाही आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ही ज़िंदगी से नवाजे रखे, आपकी ज़िंदगियों में सुकून लाए और आपको खुशहाल रखे। फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी आज की मेडिसिन की तरफ। वो मेडिसिन जिसके लिए आज का लेक्चर है, आज की ये वीडियो है, वो है होम्योपैथिक मेडिसिन फॉस्फोरिकम एसिडम। दोस्तों, हम इस वीडियो में कम्प्लीटली डिटेल में बात करेंगे फॉस्फोरिकम एसिडम के बारे में, इसके डिस्क्रिप्शन, इसके यूजेस, इसके साइन एंड सिम्टम अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी और इसकी डोज की हम सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। इसकी जो कमी और ज़्यादती आती है, किस कंडीशन में इस मेडिसिन के पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं वो कब वर्स होती हैं और कब वो बेटर हो जाती हैं। चलें अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फॉस्फोरिकम एसिडम के बारे में। दोस्तों, जो फॉस्फोरिकम एसिडम का पेशेंट है उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम की हम बात करें कि जो ये अलामत है वो इस पेशेंट की सबसे ख़ास है, ये सबसे प्रोमिनेंट है इसकी लिए, तो हम बात करते हैं वीकनेस यानी कि कमज़ोरी के बारे में। एसिडम फॉस्फोरिकम का जो पेशेंट है वो बहुत कमज़ोर होगा। कमज़ोर ये नहीं कि सिर्फ वो स्मार्ट दिख रहा है लेकिन उसकी हड्डियों में और उसके पट्ठों में ताकत नहीं, बल्कि वो जिस्मानी तौर पर, अंदरूनी तौर पर जो कमज़ोरी है उसके अंदर वो पाई जाएगी। और कमज़ोरी ऐसे है कि जो ना कि सिर्फ ये कह लें कि सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी है या हम ये कह लें कि सिर्फ दिमागी कमज़ोरी है, बल्कि इसके पेशेंट के अंदर आप देखेंगे, क्योंकि कमज़ोरी जो है वो इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम है, इसलिए आप देखेंगे दिमागी भी और जिस्मानी भी, ये दोनों ही किस्म की जो कमज़ोरियां हैं वो एट अ टाइम इस पेशेंट के अंदर देखने में मिलेगी। लेकिन जब आप इनकी सिम्टम लेंगे तो आपको पूछने में मालूम होगा ये बात कि वो पेशेंट जिसके अंदर जहनी कमज़ोरी पहले आई है और उसके बाद जिस्मानी कमज़ोरी आई है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है फॉस्फोरिकम एसिडम का। इसमें कभी भी जिस्मानी कमज़ोरी जो है वो जहनी कमज़ोरी से पहले नहीं आएगी। पहले आप क्लैरिफाई करने के लिए कमज़ोरी के सिम्टम को कि वो एसिडोफोरिकम का पेशेंट है या नहीं, आप उससे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको जब वीकनेस होना शुरू हुई है तो पहले जिस्मानी अलामात सामने आई है कि पहले जिस्मानी तौर पर आपने ख़ुद को जो कमज़ोरी है वो फील की अपने अंदर, या जहनी तौर पर। तो अगर तो उसको जहनी अलामात जो है कमज़ोरी की वो पहले आई हैं और जिस्मानी बाद में आई हैं, तो फॉस्फोरिकम एसिडम को सिलेक्ट करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। आगे चलते हैं दोस्तों। जो फॉस्फोरिकम एसिडम का पेशेंट है, क्योंकि इसमें वीकनेस पाई जाती है जिस्मानी भी दिमाग भी, तो उसके अंदर असाबी जो थकावट होती है आप को इस पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा वो देखने में मिलेगी। असाबी जो तकलीफ़ है, दर्द है, थकावट है, दुखन है, वो इस पेशेंट में पाई जाएगी। दोस्तों, अगर बात की जाए कि एसिड फॉस्फोरिकम का ऐसी कौन सा पेशेंट है कि जिसके अंदर, जिसके ऊपर ये सबसे ज़्यादा मेडिसिन इफ़ेक्टिव होगी, ज़्यादा अच्छा असर दिखाएगी, तो आप ऐसा पेशेंट दोस्तों कि जो यंग हो, यानी कि बहुत ज़्यादा एज का नहीं है, नौजवान नस्ल या नौजवान जिसे कहते हैं लड़की या लड़का है, उसके अंदर जो कि तेज़ी से बढ़ रहा हो, जिसकी ग्रोथ तेज़ी से हो रही है, ऐसे पेशेंट नौजवान के अंदर इसकी ये बहुत अच्छा असर दिखाता है। और जो दिमागी और जिस्मानी मेहनत होगी ऐसा पेशेंट ज़्यादा कर रहा होगा, यानी कि तेज़ी से वो बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ तेज़ी से हो रही है, नौजवान है, और दिमागी और जिस्मानी दोनों ही जो मेहनत है वो पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है।
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है फॉस्फोरिकम एसिडम की, कि इसका जो पेशेंट है वो एंग्री बहुत रहेगा, ग्रीफ बहुत रहेगा। जैसे कहते हैं कि ये इंसान जो ये गम और गुस्से का बहुत तेज़ है, तो वो ऐसा जो इंसान है वो किसका पेशेंट है, वो फॉस्फोरिकम एसिडम का पेशेंट है। कि एक तो वो गुस्सा बहुत करेगा, बात बात पे उसे गुस्सा आएगा, बहुत जल्दी हाइपर हो जाएगा और छोटी छोटी बात को दिल से लगा के दिमाग पे सवार करके वो ज़्यादातर आपको गमज़दा या गम के अंदर ही दिखाई देगा। ऐसे पेशेंट को क्या और भी जो इश्यूज़ होते हैं वो ये कि जो रतूबात हयात हैं उनके ज़ाया होने से जो कहने के मसाइल पैदा होते हैं, उनकी शिकायत इस पेशेंट में पाई जाएगी। जो जिगर होता है उसमें जलन बहुत ज़्यादा पाई, तकलीफ़ से ये दर्द होता है कुछ पेशेंट को, लेकिन इस पेशेंट के अंदर जिगर की जो जलन है वो पाई जाएगी। इसके साथ इसको इसहाल आएंगे। पेशेंट डायबिटिक भी हो सकता है। अगर हम कम एज में आ जाए, यानी कि अगर हम बात करते हैं बच्चों के बारे में, तो फॉस्फोरिकम एसिडम के जो पेशेंट बच्चे होंगे उनके अंदर हड्डियों का मसला होगा, जो कि हड्डियों का टेढ़ापन होगा। बच्चों की हड्डियां आहिस्ता आहिस्ता टेढ़ी हो रही होंगी। और इसके अलावा जो गिलाफ होता है हड्डियों की, उसकी सोजिश यानी कि इन्फ्लेमेशन का उसमें इशू आ सकता है। इसके अलावा असाबी दर्द पाया जाएगा। टाइफाइड होता है तो टाइफाइड में जो खून का खराज अगर होने लगता है तो उसमें भी ये इफ़ेक्टिव है। वो पेशेंट जिनको कैंसर होता है और कैंसर की जो दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, वो बहुत शिद्दत की होती है, नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो अगर वो पेशेंट इसमें अलामात आ रही है और वो कैंसर का पेशेंट है, तो उसके दर्दों को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, उसे सुकून देने के लिए फॉस्फोरिकम एसिडम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ये थी डिस्क्रिप्शन अबाउट फॉस्फोरिकम एसिडम, यानी कि कौन कौन सी सूरत हाल में, तकलीफ़ में, मसाइल में हम फॉस्फोरिकम एसिडम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे इसकी अलामात के तरफ के, जिस्म के किस हिस्से में इसकी कौन सी अलामात हैं जो शो होंगी, तो हमें पता चलेगा कि ये पॉइंट्स हैं कि हम अब फॉस्फोरिकम एसिडम को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो सबसे पहले हम जिस पार्ट की तरफ आएंगे, हम आएंगे माइंड यानी कि जहन की तरफ, कि इस ऐसे पेशेंट का जो जहनी अलामात हैं वो क्या है। दोस्तों, फॉस्फोरिकम एसिडम का जो पेशेंट है वो जहनी लिहाज से बहुत लापरवाह सा होगा, यानी कि ऐसा इंसान के जो हर चीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कह लें कि निभाने की सलाहियत उसमें नहीं होती। हर काम को लेके वो लापरवाह होता है, रिस्पॉन्सिबल बन के वो कोई भी काम नहीं करता कि मैंने पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कोई काम मुझे दिया गया है तो पूरी एहतियात और ज़िम्मेदारी के साथ मैं करूं, बल्कि वो क्या होगा, बहुत ही लापरवाह सा होगा हर काम को लेकर। इसके अलावा अगर हाफजे की बात की जाए फ्रेंड्स, तो फॉस्फोरिकम एसिडम का जो पेशेंट है वो उसका हाफजा यानी कि उसकी मेमोरी बहुत वीक होगी। ये सिम्टम आता है कि पहले हम जैसे बात की थी कि दिमागी जो अलामात है कमज़ोरी की लिहाज से होगी, तो ये भी है कि अगर पेशेंट ये कहता है कि जी पहले तो मेरा हाफजा ठीक था, अब अचानक कुछ टाइम से मुझे जब से कमज़ोरी होना शुरू हुई, तो पहले तो मेरा हाफजा कमज़ोर हो गया और अब मुझे जिस्मानी कमज़ोरी भी होने लग गई है, तो ये अलामत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तो जहन की बात करें तो यानी कि लापरवाह होगा, एक तो पेशेंट हाफजा कमज़ोर होगा। मैंने बात की थी कि पेशेंट ग्रीफ ज़्यादा रहेगा, तो यानी कि गम ज़्यादा, तो इस लिहाज से ये हम इसके बात करेंगे कि मुर्दा दिल बहुत होता है, छोटी छोटी बात को जहन पे सवार कर लेता है, दिल से लगा लेता है, इस वजह से भी ये ज़्यादा गमगीन रहता है। हिम्मत बहुत कम होती, इसे पस्त हिम्मत कहते हैं। छोटी सी भी कह लें कहीं नाकामी हुई है, हार का सामना करना पड़ा है या कोशिश का फल नहीं मिला, मेहनत का फल नहीं मिला, तो फ़ौरन ऐसे जो पेशेंट है वो हिम्मत हार देते हैं, दोबारा उस काम को करने की कोशिश नहीं करते, गमज़दा हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि हमने तो ये काम किया और हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ या हमें इसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। इस रीज़न की वजह से क्या होता है कि जहनी हालत ख़राब से ख़राब तर होती जाती है और जहनी सदमा जो है वो इसका नतीजा निकलता है कि उससे जहनी सदमे से दो चार होना पड़ता है।
दोस्तों ना उम्मीदी कह लें, मायूसी कह लें या बेहोशी की सी हालत कह लें, ऐसी तमाम अलामात जो है यानी कि नेगेटिविटी की तरफ ये चला जाता है कि सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही अपने ऊपर ले लेने, ये नहीं कोशिश करनी कि मैं हिम्मत ना हारूं और दोबारा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा अच्छे तरीके से इस काम को करने की कोशिश करूँ, बल्कि फ़ौरन ही दिल हार देना, हिम्मत छोड़ देनी है और उस काम को दोबारा करने की अपने अंदर हिम्मत पैदा नहीं करता। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बात करते हैं सर यानी कि हेड की। तो जो हेड से रिलेटेड सिम्टम्स होती हैं फॉस्फोरिकम एसिडम के पेशेंट की, दोस्तों इसको अपना सर जो है वो बहुत ही बोझल बोझल और भारी भारी महसूस होगा। हर वक्त दिमाग इस तरह ऐसा लगता है कि उलझा हुआ है, उस वजह से चिड़चिड़ाहट सी आती है। और जो दर्द होगा सर में वो इस तरह से होगा कि जो दोनों साइड की हमारी कन पट्टियाँ हैं, इन कन पट्टियों के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और तकलीफ़ भी ऐसे जैसे कि दर्द से जो कन पट्टियाँ हैं वो टूट रही हैं, किसी चीज़ के नीचे कुचली जा रही हैं, इस किस्म की तकलीफ़ पाई जाएगी। और इसकी जो सर से मुतल्लिक़ जितनी भी तकलीफ़ है, चाहे वो सर का दर्द है या फिर सर का बोझलपन है, आप देखेंगे कि उस पेशेंट वो कहेगा कि जब भी मुझे दर्द हो रहा होता है, अगर मैं थोड़ी सी भी हरकत करता हूँ तो हरकत से जो मेरा दर्द है, मेरा बोझलपन है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं थोड़ा बहुत चल फिर लेता हूँ या मैं लेटा हूँ तो मैं उठ के बैठता हूँ, या मैं करवट लेता हूँ या मैं बैठा हूँ तो मैं लेट जाता हूँ, यानी कि जिस्म को या सर को वो जब जब हरकत देगा तो आप देखेंगे कि उसकी वो बताएगा कि मेरी जो सिम्टम है वो उससे बढ़ रही हैं। इसके अलावा फॉस्फोरिकम एसिडम का जो पेशेंट है उससे शोर बर्दाश्त नहीं होगा। शोर से जो भी उसकी सर की अलामात हैं, वो दिमागी अलामात हैं या सर के दर्द से अलामात से मुतल्लिक अलामात हैं, वो भी शोर से भी वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा जैसे मैंने बात की था कनपट्टियों पे ऐसे तकलीफ, जिससे कनपट्टियों का हिस्सा कुचला जा रहा है, बाज़ों का ये तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि उसे पूरा के पूरे सर के अंदर ऐसे महसूस हो रहा होता है कि तकलीफ़ की शिद्दत से उसका सर फट रहा है या सर की जो हड्डियां हैं वो कुचली जा रही हैं। एक और चीज़, फास्फोरिकम एसिडम का जो पेशेंट है उसके जो बाल है वो बहुत ही कम उम्र में, यानी जो यंग एज है उसके अंदर उसके जो बाल है उनका रंग जो सफ़ेद या ग्रे टाइप होना शुरू हो जाते हैं और बाल गिरने लग जाते हैं। तो वो लोग जो कम उम्र में हैं और उनको बालों की सफ़ेदी का मसला है, कम उम्र में ही उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे पेशेंट को मैं रिकमेंड करूँगी कि वो फास्फोरिकम एसिडम को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो ये सर से मुतल्लिक़ एक ये भी है कि उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, ग्रे हो जाएंगे और साथ गिरना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे पेशेंट को कह लें कि आँखों के ऊपर जब ज़ोर पड़ता है, कोई भी मेहनत वाला काम करता है तो भी उसके सर में दर्द शुरू हो जाएगा। बादस मुबाशरत भी ऐसे पेशेंट्स के सर में शदीद किस्म का दर्द होता है और ये दर्द जो है शाम के वक्त ज़्यादा बढ़ता है। शाम को खड़ा ज़्यादा देर नहीं हुआ जाता, ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता। अगर वो शाम में कोशिश करें कि हम थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, चल फिर लें, तो शाम के वक्त उनका सर बहुत ज़्यादा चकराता है। अच्छा, बाल गिरने के साथ साथ और सफ़ेद होने के साथ एक और चीज़ भी आएगी कि ऐसे पेशेंट के जो बाल हैं वो काफ़ी बारीक होने लग जाते हैं। और बाकी जो बात की कि वक्त से पहले ही कम उम्र के अंदर ही ऐसे पेशेंट के जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों बात करेंगे आइज़ यानी कि आँखों के बारे में कि आँखों की कौन सी अलामात हैं जो इस पेशेंट में पाई जाती हैं। दोस्तों फास्फोरिकम एसिडम का जो पेशेंट है उसकी आँखों के गिर्द हल्के बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, जो हल्कों का कलर है वो डार्क नहीं होगा बल्कि वो नीले नीले से रंग के, जैसे नील पड़ जाते हैं इस तरह के नीले नीले हल्के होंगे। जो पपोटे होते हैं वो सर्द और मुतवर्रम होंगे और जो पुतलियाँ होती हैं आँखों की वो इस तरह हो जाएंगी जैसे फैल जाती हैं। और धूप जो है ऐसा पेशेंट, वो आंखें जो है वो धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। ज़रूरी नहीं है कि वो सूरज की तरफ ही देखे तो वो उसकी चमक बर्दाश्त नहीं, बल्कि धूप की रोशनी जो है वो उससे धूप बर्दाश्त नहीं होगी, आंखें खोलने में उसको तकलीफ़ होगी। और धूप से तो उसको इतनी चिढ़ और नफ़रत होने लग जाएगी कि उसका दिल भी नहीं करेगा कि वो धूप में बाहर निकले, उस रोशनी को देखे।
और उस वक्त उसको कलर जो कलर्स हैं हर चीज़ के, उसको भी कह लें कि समझने में या देखने में उसको मसला होगा। उसको हर चीज़ का रंग इस तरह नज़र आएगा जैसे कह लें कौसे क़ज़ा होती है, इस टाइप के जो उसको रंग नज़र आएंगे। आंखें जैसे कह लें कि बड़ी हो गई हैं, उसको इस तरह से फ़ील होगा। और ऐसे पेशेंट जिसके अंदर मश्तज़नी का बहुत ज़्यादा उसको आदत है, तो उसकी बिनाई कमज़ोर हो गई है उसके बुरे असरात की वजह से, तो वो भी नौजवान जो है वो फॉस्फोरिक एसिड हमको यूज़ कर सकते हैं। बिनाई की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी की वजह से हो जिनके अंदर, वो भी इसे यूज़ करें तो उनके लिए इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा आँखों में दर्द, ऐसा कि जो आँखों के ढेले हैं इनके अंदर दर्द हो और इस तरह के वो एक से दूसरी जाने खिंच रहे हैं, बहुत बुरी तरह खिंचाव पाया जाए और या इस तरह लगे कि वो पिछले सर की तरफ जो है वो धकेली जा रही हैं। तो ये अलामात थी आँखों की कि कौन कौन सी आँखों की तकलीफ़ है जो फॉस्फोरिकम एसिडम के पेशेंट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम पार्ट डिस्कस करेंगे ईयर्स यानी कि कानों को। तो कानों में के मतलब जो अलामात है, इस पेशेंट को ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी जैसे कि गरज की, बादलों की गरजने की, या किसी ज़ोरदार आवाज़, कहते हैं ना कि गरज ही है ये आवाज़, इस टाइप की जो साउंड है ऐसे सुनाई देंगे। और अक्सर औक़ात ही कह लें कि जो क़ुव्वत समात है इसमें दिक्कत पेश आती है। कोई बात कर रहा है, किसी ने कुछ कहा है, यहाँ कहीं से कोई आवाज़ आई है, तो इस पेशेंट को उसको सुनने में तकलीफ़ होगी, मुश्किल पेश आएगी उसको समझने में। यानी कि नॉर्मली हमसे कोई भी बंदा कोई बात करता है, हमारे सामने कुछ हो रहा है जिसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं प्रॉपर्ली, हम उसको ईज़िली सुन लेते हैं और ईज़िली रिकॉग्नाइज़ हमारा माइंड कर लेता है कि ये आवाज़ आई है या किसी ने हमें ये कहा है। लेकिन ऐसे फॉस्फोरिकम का जो पेशेंट है, उसे क्या होता है कि उसे किसी भी चीज़ को सुन के समझने में मुश्किल पेश आती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसके कान किसी भी किस्म की ज़ोरदार आवाज़ और शोर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, नोज़ की तरफ। दोस्तों, फॉस्फोरिकम एसिड का जो पेशेंट है उसमें नाक में खून जो बहने का रुझान है वो ज़्यादा पाया जाएगा। बेसिकली होता यह है कि इस पेशेंट को आदत होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको नोज़ में फिंगर घुमाने की या उंगली लगाने की बार बार आदत होती है, उससे होता यह है कि उनको हल्की हल्की सी ईचिंग और ख़ारिश नोज़ में रहती है। उससे फिर उनकी हैबिट बन जाती है कि वो बार बार, क्योंकि डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होते हैं, तो वो बार बार अपनी नोज़ को, अपनी नाक को उंगली से टच करेंगे या नाक के अंदर उंगली घुमाएंगे। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि फिर स्किन डैमेज होकर अंदर से नाक में से खून काफ़ी ज़्यादा बहता है, क्योंकि जो नोज़ की अंदर स्किन है वो काफ़ी नाजुक सेंसिटिव होती है, पर छोटी छोटी आपको वेन्स वगैरह वहाँ पे दिखाई देंगी, वो बहुत ही बारीक होती है। अगर वो फिर डैमेज हो जाती है, फिर वहाँ से ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाए, इसे अक्सर हम कहते हैं कि नक्सीर फूट गई है, इस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। अब आते हैं माउथ यानी मुँह की तरफ। तो मुँह से मुतल्लिक दोस्तों जो अलामात है इस पेशेंट की, वो ये है कि फॉस्फोरिकम एसिडम के पेशेंट के जो होंठ हैं वो बहुत ही खुश्क होते हैं, ड्राई होते हैं। ड्राई होने से क्या हो जाता है कि जो होंठों की स्किन है वो मुर्दा हो जाती है, डेड स्किन हो जाती है, और अक्सर ही बेशतर औक़ात जो पेशेंट के होंठ हैं वो कटे फटे से, ज़ख्मी से रहते हैं। छोटे छोटे ज़ख़म फिर वो फटने की वजह से बन जाते हैं, जिसमें अक्सर ही ब्लीडिंग रहती है। इसके अलावा मुंह के अंदर की बात करें तो मसूड़ों से जो ब्लीडिंग होती है पेशेंट्स को, उसका रुझान भी इसमें पाया जाता है। कोई भी चीज़ खा रहा हो तो अचानक मसूड़ों से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, या ब्रश कर रहे हैं, दांत साफ़ कर रहे हैं तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, या अक्सर तो बग़ैर किसी चीज़ के भी हल्का हल्का यानी कि थोड़ी सी मिक़दार में जो खून है वो रिसने लगता है। और मसूड़ों की एक और चीज़ जो इसमें पाई जाएगी ब्लीडिंग के अलावा, तो वो अलामत यह है कि इस पेशेंट में अगर काफ़ी टाइम से ये ब्लीडिंग का इशू चल रहा है मसूड़ों से, तो वो एक और चीज़ जो इसके अंदर देखने में आएगी वो ये है कि दांतों से जो कहते हैं मसूड़े अलग हो जाने यानी पीछे हट जाना, ये मसला भी देखने में जाएगा। एक तो ब्लीड होगी, ऊपर से जो मसूड़े हैं वो दांतों को छोड़ते जाएंगे। ज़बान जो है ऐसे पेशेंट की, वो भी होठों की तरह ज़बान भी खुश्क होगी।
और स्वेलिंग है, थोड़ी सी सूजी सूजी सी ज़बान होगी, जो मुंह के अंदर हमारा सलाइवा होता है, कह लें कि लेसदार सी झाग झाग सी होगी मुंह में। और जो दांत हैं वो हर वक्त कह लें कि कोल्ड या ठंडा ठंडा से महसूस करते हैं। जिनको सेंसिटिविटी का मसला है, देखेंगे अक्सर उन पेशेंट को हल्की सी ठंडी हवा भी लग जाए तो दांत कितने दर्द करने लगते हैं, ऐसा लगता है सिर्फ फ्रीज़ हो गए हैं, आइसक्रीम नहीं वो खा सकते। ख़ासतौर पर जो आगे वाले दांत हैं, इनके ऊपर ज़रा सी भी ठंडी या गर्म चीज़ लग जाए तो क्या होता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन एसिड फॉस्फोरिकम जो पेशेंट है, इसको सिर्फ ठंडे दांत होने का मसला होगा, यानी कि अक्सर औकात ही इसको ऐसा फील होगा कि इसके दांत बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए और फिर ठंडे होने की वजह से दांतों में तकलीफ़ भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों कि ऐसे पेशेंट को रात को अक्सर ही गैर इरादी तौर पर क्या है कि ज़बान के ऊपर कट लग जाता है, दांतों के दरमियान में आ जाती है, किसी इस तरह की रीज़न की वजह से ऐसे पेशेंट की ज़बान पे भी छोटे छोटे कट लग जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। हम बात अगर करें फेस यानी चेहरे की इस पेशेंट के, तो फास्फोरिकम एसिडम का जो पेशेंट है, इसका चेहरे का जो रंग है वो आपको ज़र्द दिखाई देगा, पीला पीला सा पड़ा हुआ दिखाई देगा। चेहरे पे ऐसे होगा, इससे तनाव होगा और ड्राइनेस, खुश्की बहुत ज़्यादा फेस पे होगी। और होगी भी सही, जैसे अंडे की सफ़ेदी खुश्क हो जाती है, तो वो जिस तरह की खुश्की खुश्की टाइप वो बन जाता है ना, कहीं पे भी अगर आप अपनी स्किन पे अंडे की जर्दी थोड़ी सी लगा के, सॉरी सफ़ेदी लगा के देखें, और जब वो सफ़ेदी ड्राई होगी तो जो वो जिस तरह की खुश्क होकर बन जाती है, इस टाइप की आप देखेंगे फास्फोरिकम एसिडम के पेशेंट की जो चेहरा है, उसकी स्किन इस तरह की सफ़ेदी जैसे खुश्क हुई हो अंडे की, इस तरह की होगी। इसके अलावा चेहरे की अगर सिर्फ एक जानिब की बात करें, तो जैसे कि इस पेशेंट को अपने दांतों में ठंडेपन का एहसास होता है, ठंडक महसूस होती है, ऐसे चेहरे की एक जानिब इस पेशेंट को ठंडक का एहसास अक्सर औकात ही रहता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं स्टमक की। तो जो मैदे का मसला होता है, ऐसे पेशेंट को क्या है कि जो रसीली सी चीज़ें होती है, जूसी सी रसदार चीज़ें, ऐसा पेशेंट बहुत ज़्यादा लाइक करता है, उसे खाने में अच्छी लगती है, पसंद आती है बहुत ज़्यादा, और मुंह में तर्श पानी बहुत ज़्यादा आता है। अक्सर औकात ही फास्फोरिक एसिड का जो पेशेंट है, उसका बैठे बैठे अचानक दिल मतली करने लग जाता है, और या कह लें कि तुर्श अशिया और जो तुर्श मशरूबात होते हैं, उसके पीने के बाद जो है उसको तकलीफ़ ज़्यादा पड़ती है, तकलीफ़ शुरू हो जाती है। खाना खाने के बाद इस पेशेंट को क्या है, एक तो नींद बहुत ज़्यादा आएगी, खाना खाते ही थोड़ी देर बाद ही गनूदगी सी तारी होना शुरू हो जाएगी, और जो है थोड़ा थोड़ा वज़न जिस्म पर बोझ बोझ सा जिस्म, यानी बोझल कहते हैं इसे, मेरा जिस्म ऐसे जैसे बोझल होने लग गया है खाना खाने के बाद, तो ये अलामात फास्फोरिक एसिड के पेशेंट में लाजमी तौर पर पाई जाएगी। इसके अलावा एक और जो लमत है, एक तो इसको पेशेंट को रसदार चीज़ें बहुत पसंद होंगी, इसके अलावा जो ठंडा दूध होता है उसकी इसको क्राइविंग बहुत ज़्यादा होगी, बहुत दिल करेगा कि मैं दूध पीऊँ, लेकिन दूध भी वो सिर्फ जो ठंडा होगा वो उससे ज़्यादा लाइक करेगा। अब आते हैं एब्डोमेन यानी पेट की तरफ। तो दोस्तों, फास्फोरिकम एसिडम का जो पेशेंट है, इसे अफारे का मसला बहुत ज़्यादा रहेगा। खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले कह लें, इसको अफारे का मसला रहेगा। आंतों में ख़मीर का इशू और जो तिल्ली है, स्प्लीन है, इसके बढ़ने का मसला बहुत पाया जाता है कि इस पेशेंट की जो तिल्ली है वो अपने नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा जो नाफ का मकाम है, इस मकाम पे इससे मुसलसल दर्द रहता है, नाफ के इर्द गिर्द की जो जगह है इस पे इसकी तकलीफ़ रहती है, और तकलीफ़ भी ये नहीं कि कभी हुई और कभी ना हुई, या कभी कम कभी ज़्यादा, बल्कि मुसलसल जो नाफ वाली जगह है, पेशेंट बताएगा कि मेरे इस हिस्से में तकलीफ़ है, और मुसलसल जब से भी है वो ये बताएगा कि मुझे मुसलसल है, कभी ये नहीं होता कि कभी ख़त्म हो जाए और कभी होने लग जाए, बल्कि मुसलसल ही ये तकलीफ़ रह रही है।
इसके अलावा पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट की आवाज़ बहुत आएगी, वो फारे की वजह से ही उसे गड़गड़ाहट रहती है, और गड़गड़ाहट भी ऐसी कि वो आवाज़ में थोड़ी सी ज़्यादा हो के पास बैठा जो इंसान है, पास उनके कोई भी बैठा है ऐसे पेशेंट के, तो वो भी सुन के क्या बता सकता है कि मुझे गड़गड़ाहट की आपके पेट में से आवाज़ है, यानी कि ऊंची आवाज़ के अंदर पेट में गड़गड़ाहट होती है। अब आते हैं पखाने स्टूल की तरफ के रेक्टम से रिलेटेड कौन सी सिम्टम्स होती है फॉस्फोरिकम एसिडम के पेशेंट में। दोस्तों, इस पेशेंट को क्या जो पखाना है वो बहुत ही पतला पानी जैसा आता है, यानी कि हमने पहले ही बात की थी कि इस पेशेंट को इसहाल का मसला रहता है, यानी कि उसका पेट ख़राब रहता है, तो इसको इतनी ज़्यादा इसहाल होता है कि गैर इरादी तौर पर, यानी कि ख़ुद ब खुद भी पास हो जाता है। पेशेंट के अंदर कंट्रोल नहीं रहता कि अगर उसको अभी महसूस हुआ कि अब उसने वॉशरूम जाना है, उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, तो उसने अब पखाना खारिज करना है, अब बल्कि वो खुद ब खुद ही निकल जाता है। इतनी ज़्यादा जो कंडीशन है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट के अंदर कह लें कि बग़ैर दर्द के बकसरत हवा के साथ जो है वो पखाना आता है, पखाने से लेकिन कमज़ोरी नहीं होगी ऐसे पेशेंट को। और ये जो इशू है वो कमज़ोर जो अफराद है, क्योंकि इस मेडिसिन की जो अलामत है वही ये है कि जो पेशेंट है वो वीक होगा, तो ये जो है इस तरह के हाल कमज़ोर अफराद में भी हो सकते हैं या फिर बच्चों को भी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बात करते हैं यूरिन यानी कि पेशाब से मुतलिक फास्फोरिकम एसिडम की क्या अलामात हैं। दोस्तों, फास्फोरिकम एसिडम का जो पेशेंट है उससे यूरिन बार बार आता है। मिकदार भी की बात की जाए तो मिकदार में भी काफ़ी ज़्यादा आता है और बिल्कुल पानी जैसा होगा, या फिर अगर पानी जैसा नहीं होगा तो जो इसका रंग है वो फिर दूधिया होगा, यानी कि जर्द या पीला या हल्का सा हरा कलर या पैरेट टाइप कलर भी कुछ लोगों को आता है, या काफ़ी बहुत ज़्यादा जर्द आता है। तो इनको ऐसा नहीं होगा, इनका या तो पानी जैसा होगा यूरिन या फिर दूधिया होगा। ठीक है, पेशाब आने से कबल कह लें पेशेंट को अजीब सी बेकरारी, अजीब सी हालत होगी, और बाद में यूरिन को जब वो पास कर देगा तो वो उसकी जो बेकरारी है उसमें तो कुछ कमी आएगी, लेकिन क्या होगा कि यूरिन पास करने के बाद पेशेंट को जलन बहुत ज़्यादा होगी। रात को जो पेशाब का अखराज है वो रात को बार बार इसको पेशाब आएगा, बार बार उसको फील होगा। इसके अलावा यूरिन के अंदर सिक्रीशन की बात की जाए कि कौन सी चीज़ है जिस यूरिन के अंदर जिसका अखराज ज़्यादा होगा, तो वो फॉस्फेट है। फॉस्फेट की जो मिकदार है वो फास्फोरिकम एसिडम के पेशेंट के यूरिन में ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा फॉस्फेट का यूरिन में अखराज होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर अब हम पहले बात कर लेते हैं मेल्स की, मेल के अंदर कौन कौन सी अलामात पाई जाती है। तो फास्फोरिकम एसिडम का जो मर्द होगा दोस्तों, उसको रात को और पखाना जब वो खारिज कर रहा होगा तो पखाने के दौरान भी और रात को सोते हुए भी, इन दोनों सिचुएशंस के अंदर जो मनी का इखराज है वो होता है, और जो मनी की नालियों की सोजिश है उसका मसला इसमें पाया जाएगा। क्योंकि कमज़ोरी पाई जाती है इस पेशेंट में, तो जिनसी तौर पर क्योंकि दिमागी कमज़ोरी भी है, जिस्मानी भी है, तो वो मर्द है तो उसके अंदर जिनसी जो क़ुव्वत है आप देखेंगे उस पेशेंट के अंदर वो उसकी भी कमी पाई जाएगी। इसके अलावा खुशिये की ज़िकी अलहिस होगा और वो सूजे हुए होंगे, सोजिश पाई जाएगी खुशियों की। अब अगर बात करें कि इस पेशेंट को जरियाने मज़ी का मसला होगा, खुशियों की थैली का एक्जिमा भी हो सकता है, और स्पारी की सूजन हो सकती है, या फिर साइकोसिस के जो फोड़े फिंसियाँ होते हैं वो भी बन सकते हैं। और इस पेशेंट के अंदर क्योंकि जिनसी क़ुव्वत की कमी पाई जाती है, इस वजह से भी इस तरह के जो मर्द हजरात होते हैं उनको हम आगोश होने के बाद भी शहूत नहीं आती। तो ये वो अलामात हैं जो फास्फोरिकम एसिडम के पेशेंट में पाई जाती हैं। दोस्तों, अब आते हैं फ़ीमेल की तरफ। तो फास्फोरिकम एसिडम की जो फ़ीमेल है उसको जब भी मेंसेस का जो टाइम है उसका, तो मेंसेस आने से पहले
और उसको जिगर का जो हिस्सा है, जिगर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और होगी मेंसेस स्टार्ट होने से पहले। एक तो पहले होगी और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसके अलावा ऐसी पेशेंट के अंदर ख़ारिश जिस्म पे पाई जाती है और हैज़ के बाद कह लें कि इसको हैज़ से पहले एक तो इसको जिगर में दर्द, लेकिन हैज़ ख़त्म होने के बाद इसको लिकोरिया का इशू देखने में आएगा और पेशेंट का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा जर्द हो जाएगा, या मेंसेस के दौरान या मेंसेस के बाद तो ख़ास तौर पर उसका जो रंग है आप देखेंगे कि वो पीला पड़ जाएगा। ऐसी पेशेंट की छाती के अंदर दूध की मिकदार कम होती है और जब दूध पिलाती हैं ऐसी माएँ अपने शीरख्वार बच्चों को, तो दूध पिलाने की वजह से उनकी सेहत के अंदर ख़राबी भी पैदा हो जाती है। अब आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी निज़ाम जो तनफ़ुस है हमारा, उसकी तरफ आते हैं दोस्तों। तो फास्फोरिकम एसिडम का जो पेशेंट है उसमें दिमागी कमज़ोरी के बाद जो चस्ट से मुतल्लिक तकलीफ़ है वो सबसे पहले पैदा होती है। सीने की तकलीफ़ की वजह से उसकी जो आवाज़ है वो भी बिगड़ जाती है, सीने में गुदगुदाहट सी महसूस होती है और उस गुदगुदाहट की वजह से उसको कफ़िंग होती है। कफ़िंग भी ऐसी जो ड्राई कफ़िंग होगी, उसमें बलगम वगैरह नहीं होगा, या कोई अखराज अगर होता है किसी पेशेंट को तो फिर वो अखराज भी देखे कि जायके में वो नमकीन नमकीन सा महसूस होगा, उसे सांस की तंगी महसूस होगी और क्योंकि उसको वीकनेस है तो सांस लेने में भी उसको मुश्किल आएगी उस कमज़ोरी की वजह से, कि अगर वो बात करता है तो गुफ्तगू करने से उसका जो सीना है उसमें उसे बहुत ज़्यादा सीने पे कमज़ोरी महसूस होगी। इसकी जो सीने की हड्डी होती है, इसके जो पिछला हिस्सा है, इस पेशेंट को उसके पीछे बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होगा, जिसकी वजह से बेसिकली जो उसको इशू होगा वो यही होगा कि उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़ोर के साथ तकलीफ़ के साथ उसको सांस लेना पड़ेगा। नॉर्मली वो इजीली सांस नहीं ले पाएगा, बट मोस्ट स्पेशली जब वो बात करेगा तब उसको ज़्यादा दिक्कत होगी सांस लेने में भी, आवाज़ निकालने में भी और बात करने में भी। अब आते हैं दोस्तों हार्ट यानी दिल की तरफ। तो इस पेशेंट के जो बच्चे हैं उसके दिल यानी इस पेशेंट में अगर जो कम उम्र के बच्चे हैं तो इसके कम उम्र बच्चे पेशेंट उनके जो दिल की धड़कन है वो देखेंगे तेज़ी से वो बढ़ेगी, हार्ट बीट जो होगी वो तेज़ होगी। बच्चे जो है यानी कि कम उम्री में भी ऐसे इस मेडिसिन के जो पेशेंट हैं उनके अंदर भी गम बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, गुस्सा पाया जाएगा। इवन के जैसे कि अक्सर बच्चे छोटी उम्र में गालियाँ सीख लेते हैं, क्योंकि इसका पेशेंट गुस्से का तेज़ होता है तो बच्चे गुस्से में कभी इतने हाइपर हो जाएंगे कि वो खुद को भी बैठकर गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। नब्ज़ की बात करें तो इस तरह के पेशेंट की जो नब्ज़ है वो बहुत बेकायदा होगी और रुक रुक कर चलती है। अब बात कर लेते हैं इतराफ़ की। दोस्तों पेशेंट को जो इसके इतराफ़ की अलामात है वो ये होंगी कि एक तो पेशेंट कमज़ोर, जोड़ों में तकलीफ़ और ऐसा दर्द जो चीरने फाड़ने वाला हो, ऐसा दर्द होगा, कमज़ोरी होगी। हड्डियों के जो गिलाफ़ हैं, पहले भी मैंने बात की थी कि हड्डियों के गिलाफ़ की सोजिश आ जाएगी, उनमें दर्द होगा। बाजू के जो ऊपर वाले हिस्से हैं वहाँ पर और जो रिस्ट कलाइयाँ हैं उनमें ऐंठन उठेगी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। रात को हड्डियों में जो दर्द है, सोने के लिए जब रात को पेशेंट लेटेगा तो रात को हड्डियों में दर्द ज़्यादा होगी और ऐसी तकलीफ़ होगी जैसे हड्डियों में ख़राश आई हो। इसके अलावा कमज़ोरी की वजह से क्या होगा कि पेशेंट डगमगाएगा बहुत, कदम सही नहीं रखे जाएंगे, गलत कदम रखे जाएंगे, बैलेंस के अंदर नहीं इजीली आ पाएगा। जो उंगलियों का दरमियान है वहाँ पर और जो जोड़ है वहाँ पर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा ख़ारिश रहेगी, अक्सर औक़ात ही काफ़ी ज़्यादा ख़ारिश के जिसको खुजा खुजा कर भी ख़त्म नहीं हो रही होगी और बार बार पेशेंट खुजाएगा, इस तरह की जो ख़ारिश है वो पाई जाएगी। अब बात करते हैं बैक यानी कि कमर के बारे में।
दोस्तों इसका जो पेशेंट है उसके जो कंधों के दरमियान वाला हिस्सा है कमर का, वहाँ पर ऐसा दर्द होगा जैसे कमर में कोई सुराख हो गया हो, कोई छेद हो गया हो, इस किस्म की तकलीफ़ होगी। और पूरे कमर और कमर से मुतल्लिक जितने भी जुड़े हुए दीगर अज़ा हैं उनके अंदर इस तरह का तकलीफ़ होगी, इस तरह का दर्द होगा जैसे किसी ने बुरी तरह मारा हो, पीटा हो, किसी डंडे के साथ या किसी चीज़ के साथ जब मारा हो तो जैसी तकलीफ़ होती है ऐसी उसको पूरी पीठ के अंदर ऐसी तकलीफ़ होगी। अब बात करते हैं स्किन यानी कि जिल्द के बारे में। दोस्तों फास्फोरिकम एसिडम का जो पेशेंट है उसको कील का और फिंसियों का यानी कि जो दाने बनते हैं उनका, और दाने भी ऐसे जिनमें खून पड़ता हो, खून वाले फोड़े बहुत निकलेंगे। और जब भी ज़ख़म बनता है या ज़ख़म में उस पेशेंट की पीप पड़ जाती है तो उस पीप की जो बदबू है, जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और पीप भी जो है वो मिकदार में ज़्यादा निकलती है। इसके अलावा इस पेशेंट के जो दाने हैं वो अक्सर औक़ात जलन करने वाले और सुर्ख़ रंग के दाने ज़्यादा निकलते हैं। मुख्तलिफ़ जिस्म के अज़ा में स्किन पे ऐसे फ़ील होता है जैसे स्किन के ऊपर चींटियाँ या छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो रेंग रहे हैं, स्किन के जो बाल हैं वो गिरेंगे और बुखार होने के बाद जो अक्सर फोड़े बन जाते हैं, इसका रुझान फास्फोरिकम एसिडम का जो पेशेंट है उसमें बहुत पाया जाएगा। जब भी इसको फ़ीवर होगा तो फ़ीवर ख़त्म होने के बाद, उतरने के बाद छोटे छोटे फोड़े ज़रूर निकलेंगे। अब आते हैं स्लीप यानी कि नींद की तरफ। दोस्तों फास्फोरिकम एसिडम का जो पेशेंट है वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाएगा। जो पुरसुकून नींद होती है कि जो नींद बार बार ना टूटे और मुकर्रर या ख़ास वक्त पे जो टाइम है कि इस टाइम सोना है और इस टाइम उठना है, वो जो प्रॉपर नींद का जो प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल होता है फास्फोरिकम एसिडम के पेशेंट का वो बहुत डिस्टर्ब होता है। वो नींद के लिहाज से बहुत परेशान रहता है। एक तो उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती और दूसरा ये कि नामुकम्मल नींद से ही उठ जाता है। इसके अलावा जिनसी मिलाप के ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं और उसकी वजह से मनी का इखराज भी ऐसे पेशेंट में पाया जाता है। अब चलते हैं हम फीवर यानी कि बुखार की तरफ। दोस्तों फास्फोरिकम एसिडम का पेशेंट के अंदर जब भी इसे बुखार पाया जाता है तो इसे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है या बुखार चढ़ने के बाद या सर्दी से ही उसे बुखार चढ़ता है। और रात और सुबह का जो वक्त है, दोपहर और शाम का निकाल दे, रात और सुबह का जो वक्त है उस वक्त इस पेशेंट को जो है पसीना आता है और मिकदार में काफ़ी ज़्यादा आता है। हल्का सा जो बुखार है वो जब पेशेंट को होगा तो उसके साथ गनूदगी इस पेशेंट के अंदर बहुत पाई जाएगी, नींद बेहोशी सी कैफियत में, और सुस्त-सा पेशेंट काफ़ी सुस्त-सा दिखाई देता है। अब चलते हैं इस बात की तरफ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे पेशेंट की अलामात हैं उनमें ज़्यादती आती है और किस चीज़ से जो पेशेंट की जो तकलीफ़ है उसके अंदर कमी आती है। सबसे पहले दोस्तों अगर फास्फोरिकम एसिडम का जो पेशेंट है वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो मेहनत तलब है, चाहे वो ज़हनी मेहनत का काम है या फिर जिस्मानी मेहनत का काम है, जब भी वो कोई मेहनत वाला काम करेगा तो उस पेशेंट की जो भी अलामात है, जिस्म में उसकी कोई भी तकलीफ़ है जो कि अलामात में शामिल है फास्फोरिकम एसिडम की, तो उसकी तकलीफ़ उस मेहनत करने वाले काम की वजह से बढ़ जाएगी। अगर पेशेंट बातचीत कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, तो अगर उसको बुखार है या सर में दर्द है या फिर और जो भी मसला फास्फोरिकम एसिडम से पाया जाता है, यानी कि साबी थकन पाई जा रही है या गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जिगर की जो जलन है या इसहाल है या टाइफाइड के अंदर खून का इखराज है, ऐसी कोई भी अलामात है तो मेहनत तलब काम करने से, गुफ्तगू ज़्यादा करने से या फिर रतूबात जो ज़िंदगी है जब वो ज़ाया होता है उससे भी उसकी जो अलामात है उसमें
में ज़्यादती आएगी। अगर कसरत मुबाशरत करता है तो उससे भी उसकी अलामात बढ़ेंगी। इसके अलावा जो दौरान खून में रुकावट है उससे भी उसमें भी इसकी जो अलामात हैं, अगर इसको इशू हो जाता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है इसका, उसमें किसी भी किस्म की रुकावट आ रही है और वैसे ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा जैसे नॉर्मली उसकी फंक्शनिंग है वो वैसे नहीं कर रहा, तो तब भी पेशेंट की जो अलामात हैं वो बढ़ सकती है, जो उसकी तकलीफ़ है वो ज़्यादा हो सकती है। कमी की बात करें कि ऐसी कौन सी चीज़ है या क्या काम है जिसको करने से फास्फोरिक एसिडम की अलामात में कमी आएगी, उसको सुकून मिलेगा, थोड़ा सा आराम आएगा। तो दोस्तों गर्म रखने से ख़ुद को, अगर फास्फोरिक का पेशेंट है वो ख़ुद को गर्म रखता है, ठंडी हवा से ख़ुद को बचाता है, ठंडी जगह पे नहीं जाता या फिर ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर भी वो उसकी जो अलामात हैं उसके अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी। तो ये दोस्तों तमाम अलामात थी जो फास्फोरिक एसिडम के पेशेंट में पाई जाती है। बात कर लें खुराक की, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पहली ताकत है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तमाम अलामात थी पोटेंसी, और हमने डिस्क्रिप्शन इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में, इस लेक्चर में बात की। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है फास्फोरिकम। अलामात भी आसानी से याद की जाने वाली हैं, जो हमें बहुत मेन है, जो हम बहुत ईजीली अपने माइंड में रख सकते हैं और याद कर सकते हैं। बेसिक बस एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि इसके पेशेंट के अंदर जहनी और जिस्मानी दोनों किस्म की कमज़ोरी लाजमी तौर पर पाई जाएगी, और फर्दर मोर जो भी सिम्टम्स बाकी हमने अभी डिस्कस करी वो फिर आगे उसके बाद सेकंड थर्ड और जो हम फिर पेशेंट से हम क्वेश्चन करते हैं कि इसके अलावा और कौन से मसले मसाइल हैं, तो वो पेशेंट में पाए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो कमज़ोरी की अलामात है, जहनी और जिस्मानी दोनों, ये पेशेंट के अंदर लाजमी पाई जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि हर पॉइंट को बहुत ही आसान तरीके से हमने डिस्कस किया होगा। फिर भी आपको कहीं पर भी कोई चीज़ मुश्किल लगी या समझने में कासिर है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।